दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी बेशरम बहू। ये कहानी का पार्ट 6 है। पार्ट 5 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसका हम लोग छोटा सा समरी देख लेते हैं। इशिता को पता चला कि विनोद का किसी और से रिश्ता नहीं है, जिससे उसे अपने टूटते रिश्ते को संभालने की उम्मीद मिली। खुशी में उसने सबके सामने विनोद को गले लगा लिया, लेकिन उसे ताने सुनने पड़े और बेशरम बहू कहा जाने लगा। घर लौटकर उसकी मुलाकात राघव से हुई, जो विनोद का छोटा भाई था। राघव की मजाकिया बातें, परवाह और सानवी के लिए प्यार देखकर इशिता पहली बार खुलकर मुस्कुराई। राघव ने उसे अपनी अहमियत समझाई, जिससे इशिता गहराई से सोचने लगी। अब कहानी में आगे। इशिता पर अब राघव की बातें धीरे धीरे असर करने लगी थी। पहली बार किसी ने उसकी इतनी खुलकर तारीफ की थी। शादी से पहले इशिता की जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था जो उसे उसकी खूबसूरती का एहसास करा सके, और शादी के बाद विनोद मिला, जिसने कभी उसे उस नज़र से देखा ही नहीं। पति से अपनापन और प्यार ना मिलने की वजह से अब इशिता को भी लगने लगा कि शायद उसी में कोई कमी है। तभी विनोद उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन आज राघव की बातें सुनकर उसके मन में पहली बार कुछ बदलने लगा था। जब राघव ने मजाक मजाक में कहा कि कितनी लड़कियों ने विनोद को पसंद ही नहीं किया था, तब जाकर इशिता को एहसास हुआ कि कमी हमेशा उसी में नहीं थी। शायद रिश्ते में दूरी की वजह कुछ और ही थी। अब उसे अफसोस होने लगा कि काश शादी से पहले उसने एक बार अपने माता पिता से विनोद से मिलने की जिद की होती। शायद आंख बंद करके भरोसा करने का नतीजा यही होता है। लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा। विनोद अब उसका पति था और यही उसकी सच्चाई थी। इन्हीं उलझनों ख्यालों के बीच इशिता कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम में चली गई। वहाँ लगा बड़ा सा शीशा, जैसे आज पहली बार उसकी नज़रों में आया था। वह कुछ पल वहीं खड़ी रह गई और खुद को ध्यान से देखने लगी। शायद शादी के बाद पहली बार उसने खुद को इतने गौर से देखा था, क्योंकि जिस दिन से वह इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, उसी दिन से विनोद के ठंडे व्यवहार ने उसे भीतर तक उलझा दिया था। उसने कभी खुद के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। लेकिन आज राघव की बातों ने उसके भीतर एक नया एहसास जगा दिया था। वह काफ़ी देर तक शीशे में खुद को देखती रही। उसे महसूस हुआ कि वह सच में सुंदर है, बस कभी किसी ने उसे यह एहसास कराया ही नहीं। आज उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और दिल में एक अजीब सी खुशी। लेकिन घर की जिम्मेदारियां किसी के मन का हाल नहीं देखती। इसीलिए थोड़े देर बाद इशिता तैयार होकर नीचे किचन में चली गई और अपनी जेठानी के साथ रात के खाने की तैयारी करने लगी। बाहर हॉल में राघव लैपटॉप लेकर कुछ काम कर रहा था, लेकिन इशिता की नज़रें बार बार चुपके से उसी की तरफ चली जा रही थी। जेठानी उससे ठीक से बात नहीं करती थी। फिर भी हिम्मत करके इशिता ने धीरे से पूछा, भाभी, क्या राघव बहुत दिनों बाद घर आया है? उसकी जेठानी ने पहले तो उसे अजीब नज़रों से देखा, फिर रूखे स्वर में बोली, हाँ, पूरे 5 साल बाद आया है, पढ़ाई ख़त्म करके। अब नौकरी का इंतज़ार कर रहा है, फिर उसकी भी शादी हो जाएगी और घर में एक और बहू आएगी। बस भगवान करे वो तुम्हारी तरह बदतमीज न निकले, जो सबके सामने अपने पति पर हाथ उठा दे। ये सुनकर इशिता का दिल फिर से दुखी हो गया। वह चाहकर भी कुछ और नहीं कह सकी, क्योंकि सच तो यही था कि उसने गुस्से में विनोद को थप्पड़ मारा था और उस थप्पड़ की गूंज अभी तक इस घर के लोगों के मन में बाकी था। इशिता राघव के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी,
लेकिन जेठानी के व्यवहार के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने चुपचाप अपना काम करना बेहतर समझा। धीरे धीरे रात हो गई और घर के सभी लोग अपने अपने कामों में लौट आए। सबने खाना खाया और आराम करने लगे। अब इशिता को अपनी दादी से मिलने अस्पताल जाना था। उसने जल्दी जल्दी सबको खाना परोसा, खुद भी थोड़ा खाया और फिर अपनी नन्ही बेटी सानवी को तैयार करने लगी। तभी राघव ने सबके सामने कहा, आप इतनी छोटी बच्ची को अस्पताल क्यों लेके जा रही हैं? आपको पता तो है ना कि अस्पताल छोटे बच्चों के लिए सही जगह बिल्कुल भी नहीं होता है। सानवी को यहीं मम्मी या भाभी के पास छोड़ दीजिए। राघव की बात सुनकर इशिता कुछ पल चुप रह गई। वह क्या बताती कि वह खुद भी अपनी बेटी को अस्पताल नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन इस घर में शायद उसे और उसकी बेटी दोनों को ही कोई अपनापन नहीं देना था। इतने में जेठानी तुरंत बोली, मैं तो थक गई हूँ, मुझसे अब किसी बच्चे की देखभाल नहीं होगी। फिर उसकी सास भी उबासी लेते हुए बोली, मुझे भी अब नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। राघव ने फिर विनोद की तरफ देखा, लेकिन विनोद की नज़रें अब भी सानवी की तरफ नहीं उठी। वह जैसे पूरी तरह उदासीन बैठा था। तब इशिता ने खुद ही धीमे स्वर में कहा, कोई बात नहीं, मैं दादी और सानवी दोनों को संभाल लूँगी। वैसे भी सब लोग थक चुके हैं, आराम कर लीजिए। इशिता जैसे ही जाने लगी, राघव ने फिर पूछा, आप अकेली कैसे जाएंगी? भैया छोड़ने नहीं जाएंगे क्या? राघव की बात सुनते ही विनोद ने एक नज़र इशिता की तरफ देखा और ठंडे लहजे में बोला, मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर वह बिना इशिता और सानवी की तरफ देखे सीधे अपने कमरे में चला गया। विनोद के इस व्यवहार को देखकर अब राघव भी समझ चुका था कि इस घर में सब कुछ सामान्य नहीं है। कोई ऐसी बात जरूर है जो उससे अब तक छुपाई जा रही थी। इशिता ने विनोद का ऐसा व्यवहार देखा तो धीरे से राघव से बोली, कोई बात नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। राघव ने उसकी बात सुनी, फिर बिना कुछ कहे जल्दी से अंदर आया। कुछ ही पलों बाद वह शर्ट पहनकर बाहर आया और बाइक की चाबी घुमाते हुए बोला, आप रुकिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इतनी रात को अकेले जाना ठीक नहीं है। इशिता ने हल्की आवाज़ में कहा, तुम रहने दो, तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, मैं चली जाऊंगी। लेकिन राघव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने छोटी सानवी को प्यार से गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आइएगा, वहाँ दादी भी अकेली हैं। राघव का यूं सबके सामने इशिता के लिए खड़ा होना उसके दिल को कहीं न कहीं गहराई तक छू गया था। वो हमेशा चाहती थी कि विनोद कभी उसके लिए भी ऐसे खड़ा हो, उसकी भावनाओं को समझे, उसका साथ दे। लेकिन विनोद ने तो शायद कभी उसकी चुप्पी के पीछे छिपे हुए दर्द को महसूस करने की कोशिश ही नहीं की थी। आज पहली बार किसी ने बिना कोई रिश्ता होते हुए भी उसके और उसकी बेटी के लिए इतना चिंता दिखाया था। इशिता की आंखों में हल्की नमी उतर आई, मगर उसने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि कोई उसके आंसू देख ना सके। कुछ देर बाद वह खुद को संभालते हुए बाहर आ गई। राघव ने सानवी को वापस अपनी गोदी में ले लिया, फिर बाइक स्टार्ट करते हुए बोला, आराम से बैठ जाइए और जब ठीक से बैठ जाएं तो बता दीजिए, फिर चलते हैं। इशिता को अपनी और अपनी बच्ची के लिए इतनी परवाह देखकर अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे लगने लगा कि शायद दुनिया में किसी के पास किसी के लिए इतना समय और अपनापन बचा ही नहीं है। विनोद के व्यवहार ने उसके मन में यह भरोसा ही खत्म कर दिया था कि कोई पुरुष भी किसी की भावनाओं को समझ सकता है। लेकिन राघव से मिलने के बाद उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगी थी।
इन्हीं ख्यालों में खोई हुई इशिता कब अस्पताल पहुंच गई, उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। वह अंदर जाने लगी, तभी राघव ने पीछे से आवाज़ दी, सानवी को मुझे दे दीजिए। इशिता ने पलटकर हैरानी से पूछा, क्यों? राघव बोला, इतनी छोटी बच्ची को अस्पताल में देर तक रखना ठीक नहीं है, और अगर इसे कुछ हो गया तो घर में आज जैसा माहौल था उसके बाद शायद कोई ठीक से ध्यान भी ना रखे। इशिता थोड़ी परेशान होकर बोली, तो ये जाएगी कहाँ? राघव तुरंत बोला, अरे मैं हूँ ना, इसे अपने साथ घर लेकर जाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका ध्यान रख लूँगा। इशिता ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, तुम? राघव मुस्कुरा दिया, हाँ मैं। क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं क्या? इशिता धीरे से बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम एक लड़के हो, इतनी छोटी बच्ची को कैसे संभालोगे? राघव ने उसकी बात सुनकर हल्की हंसी के साथ कहा, लड़का हूँ तो क्या हुआ? क्या हमारे अंदर प्यार नहीं होता? क्या हमें बच्चों से लगाव नहीं हो सकता? फिर वह थोड़ा गंभीर होकर बोला, इसी कभी कभी तुम लोग ही लड़का और लड़की में फ़र्क कर देती हो। ये सोच लेना कि लड़कियां ही बच्चों को संभाल सकती हैं और लड़के नहीं, सही बात नहीं है। हर इंसान के अंदर अपनापन होता है, बस उसे समझने वाला चाहिए। इशिता उसकी बातें चुपचाप सुनती रही। फिर उसने धीमे स्वर में पूछा, अगर रात को इसे भूख लगी तो? अभी तो ये सिर्फ मेरा दूध ही पीती है। राघव ने तुरंत पूछा, ये रात को बार बार उठती है क्या? इशिता बोली, नहीं, अगर इसका पेट ठीक से भर जाए तो ये सुबह तक आराम से सोती है। राघव ने फिर पूछा, तो अभी इसका पेट भरा है? इशिता ने जवाब दिया, 1 घंटे पहले थोड़ा दूध पिलाया था, लेकिन जल्दी में ठीक से नहीं पिला पाई। राघव ने तुरंत कहा, तो ऐसा करो, अंदर जाकर आराम से इसे दूध पिला दो, फिर मुझे दे देना, मैं इसे घर ले जाकर सुला दूंगा, और आप भी यहाँ आराम से रहना। इशिता उसके चेहरे की तरफ बस देखती रह गई। किसी को पहली बार उसकी ज़रूरतों का इतना ध्यान रखते देखकर उसका दिल भर आया। उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। राघव ने उसे देखकर कहा, अरे अब क्या हुआ? हर बात पर रोने क्यों लगती हो तुम? इशिता हल्की मुस्कान के साथ बोली, सोच रही हूँ तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूँ। राघव ने तुरंत कहा, धन्यवाद किस बात का? ये सब तो घर वालों को करना चाहिए था। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं क्या हो गया है सबको, खासकर विनोद भैया को। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर तुम इतनी तकलीफ में हो तो कहीं ना कहीं गलती विनोद भैया की ही होगी। राघव की ये बातें सुनकर इशिता को दिल के अंदर एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसे लगा जैसे पहली बार किसी ने बिना सवाल किए उसके दर्द को समझने की कोशिश की हो। अगर राघव उसके सामने एक अजनबी लड़का होता तो शायद वह उसी पल उसके कंधे पर सिर रखकर जी भर के रो पड़ती, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तभी राघव मुस्कुराते हुए बोला, अब जल्दी जाइए मैडम, वरना मैं भूख से यहीं गिर जाऊंगा। इशिता राघव की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर उसने धीमे से स्वर में कहा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। राघव ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ पूछो, लेकिन जल्दी पूछो, वरना आज तो लगता है कि तुम मुझे भूख से ही सुला दोगी। इशिता हल्के से मुस्कान के साथ बोली, अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं, पहले मैं सानवी को दूध पिलाकर आती हूँ, फिर बात करती हूँ। इतना कहकर जैसे ही वो जाने लगी, तभी राघव ने अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, अरे मैडम, बात अधूरी छोड़कर कहाँ जा रही हो? पहले अपनी बात को पूरा करो। राघव के इस तरह अचानक छू लेने से इशिता एक पल के लिए चौंक गई। उसके पूरे बदन में जैसे हल्की सी कपकपी दौड़ गई। उसने नज़र उठा के राघव की तरफ देखा, लेकिन राघव तो बिल्कुल सामान्य था, जैसे उसके लिए यह कोई बड़ी बात ना हो।
ईशिता ने मन ही मन सोचा कि शायद बाहर रहकर पढ़ाई करने की वजह से उसका स्वभाव थोड़ा खुला है। वहाँ लोग एक दूसरे से सहज होकर मिलना आम बात होगी। इसीलिए उसने भी बिना सोचे ऐसा कर दिया। राघव फिर मुस्कुराकर बोला, अब बताओ भी, क्या पूछना था तुम्हें? ईशिता ने थोड़ा संभलते हुए कहा, मैं बस ये पूछना चाहती थी कि जब से तुम मुझसे मिले हो हमेशा तुम कहकर बुलाते हो, लेकिन आज सबके सामने तुमने मुझे आप कहा, और अगर आप कहना था तो अब फिर से तुम क्यों बोल रहे हो? राघव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि मेरे लिए तुम हमेशा तुम ही रहोगी और अकेले में मैं तुम्हें ऐसे ही बुलाऊंगा, लेकिन सबके सामने मैं तुम्हें सम्मान से मिलूंगा, लोग तुम्हारी इज्जत करें, इसीलिए वहाँ मैं तुम्हें आप कहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचे या तुम्हें बेशरम समझी मेरी इसी। राघव की यह बात सुनकर ईशिता कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। जिस एहसास और सम्मान की उम्मीद वह हमेशा विनोद से करती थी, वही एहसास आज उसे राघव की बातों में महसूस होने लगा था। लेकिन उसने अपनी भावनाओं को चेहरे पर आने नहीं दिया। वह तुरंत सानवी को दूध पिलाने अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई और सानवी को राघव के गोद में देते हुए बोली, लो अब खुश? राघव हंस पड़ा और बोला, अब ठीक है। फिर उसने ईशिता को अपना ख्याल रखने की सलाह दी और वहाँ से चला गया। लेकिन ईशिता काफ़ी देर तक उसे जाते हुए देखती रही। इसके बाद वह वापस दादी के पास जाकर बैठ गई और धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगी। लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं उलझा हुआ था। आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि उसके दिमाग में हर समय विनोद की जगह राघव के शब्द गूंज रहे थे। दिन भर की भाग दौड़ और थकान के कारण धीरे धीरे उसकी आंख लग गई और वह वहीं दादी के पास बैठे बैठे सो गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने सामने राघव को खड़ा पाया। एक पल के लिए उसे लगा कि अभी ये सपना देख रही है। तभी राघव उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, अब उठ भी जाइए घर की महारानी। इतना सुनते ही ईशिता झटके से उठकर बैठ गई। राघव हंसते हुए बोला, डरिए मत, सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है। ईशिता ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, तुमने तो सच में ही डरा दिया था, लेकिन तुम यहाँ कैसे? और सानवी कहाँ है? राघव ने जवाब दिया, सानवी को माँ के पास छोड़कर आया हूँ और माँ को साफ बोलकर आया हूँ कि मेरी छोटी राजकुमारी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर उसने आगे कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ क्योंकि अब माँ को यहाँ रुकना है। ईशिता ने हैरानी से पूछा, क्यों? भाभी या शिवानी नहीं आएंगी क्या? राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शिवानी का मुंबई वाले कॉलेज में एडमिशन हो गया है, जो आज शाम ही वहाँ चली जाएगी, और बड़ी भाभी के भाई की शादी तय हो गई है, इसीलिए वो 1 महीने के लिए मायके जा रही हैं। अब घर और यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हें और माँ को मिलकर संभालनी होगी। फिर मुस्कुराकर बोला, तो जल्दी चलिए, आपकी बेटी और मेरी माँ दोनों आपका इंतज़ार कर रही हैं। राघव की यह बात सुनकर ईशिता हल्का सा हंस पड़ी। फिर वह उसके साथ बाइक पर बैठकर घर के लिए निकल गई। घर पहुंचते ही ईशिता की नज़र विनोद पर पड़ी। वह अपना बैग लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। यह देखकर ईशिता अचानक परेशान हो गई और जल्दी से उसके पास जाकर बोली, आप कहीं जा रहे हैं? विनोद ने उसके तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखा। उसकी आंखों में सख्तपन देखकर ईशिता तुरंत चुप हो गई और नज़रें झुका लीं। बिना कुछ बोले विनोद वहाँ से बाहर निकल गया। यह सब देखकर राघव का मन अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया। अगर यही हरकत किसी छोटे ने की होती तो शायद वह उसी वक्त उसे डांट देता, लेकिन सामने बड़ा भाई था, इसीलिए चाहकर भी
वह कुछ नहीं कह पाया। फिर भी ईशिता के सवाल का जवाब देना जरूरी था। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, राघव ने अपनी माँ से पूछा, माँ भैया इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? माँ ने जवाब दिया, उन्हें दूसरे शहर एक जरूरी काम मिला है। करीब 15 दिन बाहर रहना पड़ेगा। विनोद के इतने दिनों के लिए बाहर जाने की बात सुनते ही ईशिता का चेहरा एक बार फिर बुझ गया। उसके मन में ना जाने कितने सवाल और बेचैनियां एक साथ उमड़ने लगी। ईशिता का उतरा हुआ चेहरा देखकर राघव उसके पास आया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, इतना उदास क्यों हो रही हो मेरी ईसी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। राघव की ये बात सुनकर ईशिता के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। अब ईशिता और राघव एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का मौका मिलने लगा था। घर में भी अब ज़्यादा लोग नहीं बचे थे। जेठानी अपनी पति और बच्चों के साथ मायके चली गई थी और विनोद भी अपने केस के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। शिवानी भी अपने एडमिशन के लिए मुंबई चली गई थी। घर में बस ईशिता, राघव और सास ससुर ही रह गए थे। ऊपर से दादी की तबीयत खराब होने की वजह से सास ससुर ज़्यादा समय अस्पताल में ही बिताते थे। वैसे भी राघव ईशिता का देवर था, इसीलिए दोनों के साथ में समय बिताना किसी को अजीब नहीं लगता था। और पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद घर के लोग भी ईशिता से ज़्यादा बात नहीं करते थे। ईशिता कई बार सबसे बात करने की कोशिश करती, यहाँ तक कि उसने विनोद को भी मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे पूरी तरह माफ़ करने को तैयार ही नहीं था। परिवार वालों का यह बदला हुआ व्यवहार ईशिता को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था, मगर वह फिर भी चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान के साथ अपने सारे काम करती रहती। लेकिन राघव के आने के बाद ईशिता की सोच धीरे धीरे बदलने लगी थी। अब तक उसे समझाने वाली ज़्यादातर औरतें ही थीं, लेकिन उसे लगता था कि हर औरत एक जैसी सोचती है। मगर जब राघव ने उसकी अहमियत और उसके वजूद का एहसास कराया, तब पहली बार ईशिता को लगा कि हर आदमी विनोद जैसा कठोर नहीं होता। अब ईशिता को भी राघव के साथ अच्छा लगने लगा था। उसे राघव में एक ऐसा दोस्त दिखाई देने लगा था जो उसके अकेलेपन को कम कर देता था। एक दिन राघव अपने कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। तभी वहाँ से गुजरते हुए ईशिता के कानों में उनकी बातें पड़ गई। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार भरी बातें कर रहे थे। राघव बार बार मुस्कुराते हुए कह रहा था, अगर तुम पास होती ना तो तुम्हें 2 दिन तक कहीं जाने नहीं देता। उन दोनों की इतनी रोमांटिक बातें सुनकर ईशिता का मन भी कहीं खोने लगा, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए सोचा, मुझे किसी की निजी बातें नहीं सुननी चाहिए। फिर उसके मन में एक कसक सी उठी, वैसे भी अगर विनोद यहाँ होता तो क्या ही फर्क पड़ता, उसे तो कभी मेरी भावनाओं की परवाह ही नहीं रही। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया था जो मुझे ऐसा पति मिला जो अपनी पत्नी को खुश रखना तक नहीं जानता। और फिर उसे राघव का ख्याल आया। एक तरफ इसका छोटा भाई है जो दूर रहकर भी अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखने की कितनी कोशिश कर रहा है। यह सोचकर ईशिता चुपचाप वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद राघव नहा धोकर नीचे खाना खाने आया। ईशिता ने उसके लिए खाना लगाया और खुद थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। राघव ने उसे देखा और कहा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ तुम भी खाना खा लो। ईशिता ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, घर के सारे पुरुष खाना खा लें, उसके बाद ही घर की औरतें खाना खाती हैं। राघव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या सच में तुम लोग ऐसे करते हो यहाँ? ईशिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये घर का नियम है, माँ जी ने बनाया है। राघव तुरंत बोला, तो तुमने माना क्यों? गलत बात को मना भी किया जा सकता है ना। जो इंसान सबके लिए खाना बनाता है वही सबसे आखिरी में खाए, ये कहाँ का न्याय है?
फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम मैं तो अपनी गुलाबों के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इशिता ने पहली बार थोड़ा छेड़ते हुए पूछा, अच्छा तो आपकी गर्लफ्रेंड का नाम गुलाबो है? राघव हंस पड़ा, अरे नहीं, गुलाबो तो मैं प्यार से बुलाता हूँ, उसका असली नाम तो जानवी है। फिर अचानक उसने सवाल किया, लेकिन तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? इशिता ने हल्का सा मुस्कान के साथ बोला, आप जो इतनी जोर जोर से प्यार भरी बातें कर रहे थे वो कमरे के बाहर तक सुनाई दे रही थी। राघव ने नाटकीय अंदाज में कहा, अरे वो प्यार था मैडम। इंसान अगर अपने पार्टनर से खुलकर प्यार की बातें नहीं करेगा तो किससे करेगा? फिर वो हंसते हुए बोला, गलती तो तुम्हारी है, तुम्हें दो लोगों की बातें सुननी ही नहीं चाहिए थी। मैं तो कभी तुम्हारे और भैया के कमरे के बाहर नहीं खड़ा होता। राघव की ये बात सुनते ही इशिता का चेहरा अचानक से उतर गया। राघव तुरंत समझ गया कि विनोद और इशिता के रिश्ते में जरूर कोई ऐसी बात है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, वरना इतनी खूबसूरत और समझदार पत्नी मिलने के बाद भी कोई आदमी इतना दूर कैसे रह सकता है। मगर उसने उस वक्त इशिता से कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। उसे लगा कि शायद अभी ये बात छेड़ना ठीक नहीं होगा। फिर माहौल हल्का करने के लिए राघव ने आगे बढ़कर इशिता का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास डाइनिंग टेबल पर बैठा लिया और चुपचाप मेरे साथ खाना खाओ। इतना कहकर उसने अपनी ही थाली से इशिता को खाना खिलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होगी सुनने में। इस कहानी के आगे क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर करना, हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा।